तो अब यदि आप माँ कहना चाहेंगे, तो यदि हम इसको बहुत शुद्धता के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हमें माँ कहना पड़ेगा। लेकिन साधारण जो लोक व्यवहार में उसको माँ भी कहते हैं, माँ, माँ कह दिया आपने। लेकिन अगर आप बहुत शुद्धता के साथ इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो दरअसल आपको माँ कहना पड़ेगा। तो आपको देखना होगा कि दरअसल ये जो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ण का शब्द कह सकता हूं कि एक वर्ण अगर मान लो है, और यही अपने आप में एक संपूर्ण पूरी प्रकृति को माँ के साथ जोड़ता है, तो हमें देखना है कि दरअसल इसमें आ की मात्रा है, म अकेला उसमें आ की मात्रा है, और आ की मात्रा के साथ अर्धचंद्राकार है। गौर करिएगा, अर्धचंद्राकार है और उसके ऊपर बिंदी लगी। तो आपको ये सबसे पहले इस शब्द की रचना के साथ में शब्द के उच्चारण का प्रयोग करते आना चाहिए। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग, आप जानते हैं कि बहुत सामान्य किस्म की जो त्रुटि होती है उच्चारण में, वो होती है जैसा अभी गीतांजलि जी ने कहा कि श और स के इस्तेमाल की बात आती है। तो जब आप कहते हैं कि जैसे प्रदेश, देश, ये बहुत सामान्य बात है जिसमें ऐसा कह दिया जाता है। शाम को जाऊंगा मैं, आप शाम को नहीं बोलते कि शाम को जाऊंगा। आप प्रदेश नहीं बोलते हैं, आप देश नहीं बोल पा रहे हैं। तो दरअसल आपको देखिए कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो शब्द बना कैसा है। यदि उसमें श शक्कर का लिखा है, तो आपको शक्कर का श जो है वो उच्चारण करते आना चाहिए। आप देखिए दरअसल वो शब्द है क्या। अगर उसमें स है, सड़क है, तो आपको सड़क कहना है, आप सड़क नहीं बोलेंगे। आप में यदि दूध है, तो दूध में बड़ाऊ की मात्रा लिखी है, तो आपको दूध बोलना पड़ेगा उसको। आप यदि भारतीय शब्द बोलते हैं, तो आप भारतीय मत बोल दीजिए। आप थोड़ा सा ठीक से संयत होकर बोलिए, तो आपको बोलना पड़ेगा भारतीय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो आपको दरअसल शब्द को सबसे पहले उस शब्द को के साथ एक समझदारी का रिश्ता जोड़ना आपका जरूरी है। जब आप शब्द को ठीक से देख समझ लेते हैं, तब उसके बाद आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं ध्वनि के साथ। तो शब्द में जैसा भी मैंने आपको कहा कि शब्द में अपनी नाद की शक्ति होती है, शब्द में नाद अंतर्निहित है, इसलिए शब्द के नाद को पहचानना और फिर उस नाद को पहचान करके उसका उच्चारण करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप शब्द की रचना को समझ लीजिए कि दरअसल ये शब्द बना कैसा है। उसके बाद आप देखिए इसमें आधा न है तो आधा न बोलिए। आप सुनदर तो नहीं बोलते हैं, आपको सुंदर बोलते आना चाहिए। आप सुंदर बोलिए, और जब सुंदर बोलेंगे तो सुंदर शब्द जो है, वो सुंदर शब्द जो है वो अपने आप में एक अच्छा एहसास हमको आपको दे रहा है। इसलिए सुंदर शब्द को बोलते समय आपकी चेतना भी उतनी प्रफुल्लित और उतनी खिली होना चाहिए। तो यदि वो चेतना आपकी नहीं है, तो आप सुंदर शब्द का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप उच्चारण जब करेंगे, तो उच्चारण के साथ आपके भीतर एक भाव की भीतर की एक अंतर्निहित एक लहर उठना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको पहले भी मैंने जो आपको कहा था, जो व्यवहार की और एहसास की बात की थी कि दरअसल उस शब्द के कुलगोत्र को समझकर दरअसल आपको उच्चारण व्यवहार में लाना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले तो आप शब्द को ठीक से देखिए, शब्द को गौर करिए, वो शब्द कहाँ से निकल कर बना है, उस शब्द का एहसास क्या है, उसमें अंतर, उसका भीतरी आशय क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो जब आप इस चीज को देखकर, ठीक से देखकर, समझकर जब आप उच्चारण का रिश्ता बनाते हैं या बनाएंगे, तब आपको खुद ब खुद ये लगेगा कि मैं कितना गहरे तक इस शब्द को कह पाया हूं। आप खुद देखिएगा कि दरअसल आप जब प्रेम की कविता पढ़ते हैं, तो प्रेम की कविता को आप बहुत साधारण अर्थ में पढ़ देंगे, तो कम्युनिकेट नहीं होगी, संप्रेषण का तार नहीं जुड़ेगा। तो प्रेम की कविता के साथ दरअसल आपके भीतर भी एक प्रेमिल भाव का होना बहुत जरूरी है। यदि वो प्रेमिल भाव आपके भीतर नहीं है, तो आप नहीं कह पाएंगे। और प्रेमिल भाव को लाने के लिए फिर वो बात आती है कि आपको हर शब्द को देखना पड़ेगा। प्रेम की कविता में निश्चित रूप से बहुत ही कोमल भाव के शब्द होंगे। उसमें शिव तांडव जैसे शब्द नहीं होंगे, उसमें ट ठ ढ जैसे शब्द प्राय नहीं होंगे। उसमें बहुत ही कोमल शब्दावली का इस्तेमाल कवि ने किया होता है। इसलिए आपको दरअसल उस शब्द को कहां से वो उठा है, कहां से वो निर्मित हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, और उसकी पृष्ठभूमि के साथ में कौन सा ध्वनियों का उसके साथ में एक विज्ञान जुड़ा है, ध्वनियों की कौन सी संयुक्ति उसके साथ जुड़ी है, इसको यदि आप ठीक ढंग से देखेंगे और इसके साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपके पास में एक सही उच्चारण आपके पास आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि आपको बहुत गंभीर किस्म की
गंभीर किस्म की कोई बात कहनी है और गंभीर शब्दों का अगर आपको रियाज़ करना है, अभ्यास करना है, तो आप सुबह उठिए और सुबह के समय आप साहित्य को पढ़िए। सुबह के समय जब आप जिस साहित्य को पढ़ेंगे, तो सुबह के समय पढ़े जाने वाले साहित्य को जब आप उसके साथ एक वाचिक रिश्ता बनाएँगे, तो सुबह के समय आपकी जो आवाज़ होती है, रात भर के आपके विश्राम के बाद आपका गला इतना ऊर्जा से भरा होता है, आपकी समूची चेतना इतनी प्रफुल्लित होती है, आप बहुत ऊर्जा से भरे होते हैं, तब आप जो पढ़ेंगे, उसकी ऊर्जा कुछ और होगी। तो आप सुबह उठकर आपको खरज खरज जो अंग होता है हमारे भीतर का जो नाद होता है, वो हमारा उस समय बहुत जागृत होता है। तो सुबह के समय आप ज़रूर रियाज़ करिए। सुबह के समय जब आप पढ़ेंगे तो आपके उच्चारण बहुत साफ, बहुत शुद्ध होंगे और फिर ये ताकत जब सुबह की आप इस्तेमाल करेंगे, लाएँगे, तो सुबह का पढ़ा हुआ वो जो ऊर्जा आपके भीतर संचित होगी, वो ऊर्जा आपकी हमेशा की स्मृति में ठहरेगी। और जब-जब आप उस शब्द को जब रात में भी पढ़ेंगे, शाम को भी पढ़ेंगे, आप दोपहर में भी पढ़ेंगे, तो मान के चलिए उसी ताप के साथ, उसी प्रखरता के साथ, उसी ऊर्जा के साथ वो शब्द आपके भीतर रह जाता है। क्योंकि आपकी चेतना ने उस शब्द के साथ ऐसा रिश्ता हमेशा के लिए बना लिया होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप यूँ तो आपके लिए पढ़ने के लिए हर वक़्त होता है, लेकिन अभ्यास के लिए सबसे अच्छा वक़्त इसीलिए संगीतकारों को भी कहते हैं कि दरअसल सुबह सबसे अच्छी रियाज़ होती है। इसलिए बड़े-बड़े उस्ताद सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अपने शिष्यों को जगाते हैं और गुरुकुलों में जो है वो गायन का अभ्यास शुरू होता है और उनके खरज का स्वर लगाया जाता है। क्योंकि आपका जो नाद है उस समय संपूर्ण जागृत होता है। आपका नाद जो है वो बिल्कुल प्रखरता की ओर होता है। इसलिए आप सुबह सबसे ज़्यादा जो भी टेक्स्ट हो, उसको सुबह ज़रूर पढ़िए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि शब्द के साथ ये देखिए कि वो शब्द किस अर्थ की छवि अपने साथ लिए है। वो शब्द बना कैसा है? उस शब्द के साथ फिर आप अब देखिए आप नीला आसमां सो गया। अब नीला आसमां सो गया वो आपने सुना होगा, वो गाना भी आपने सुना होगा। लेकिन नीला आसमां सो गया के साथ आप देखिए कि आसमान नीला है और आसमान सो गया है। एक अंदर भीतर विराग है, एक अवसाद है। और अब इस अवसाद को जब आप इस प्रकृति के साथ जोड़कर देखेंगे, तो आपको नीला आसमां सो गया कैसा बोलना चाहिए? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि नीला आसमां सो गया, तो देखिए आपके पास में शायद वो भाव नहीं पहुँचा, वो संप्रेषित नहीं हुआ, जिस भाव के साथ में उस शायर या उस कवि ने लिखा होगा उसको। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि दरअसल आप किस शब्द का, किस पृष्ठभूमि के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ में ध्वनियों का एक कैसा विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो दरअसल भाषा के विज्ञान को ध्वनि के विज्ञान के साथ जोड़कर जब आप अभ्यास करना शुरू करेंगे, तो आपके साथ सही उच्चारण भी होंगे। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के पास ध्वनि अलग-अलग होती है। मेरी आवाज़ अलग है, वसंत काशीकर की आवाज़ अलग है, गीतांजलि जी की आवाज़ अलग है और चलिए और बहुत सारे जिनके भी आप फैन होंगे या जिनकी आवाज़ों को आप ज़्यादा सुनते हैं रेडियो में भी और बाहर भी सिनेमा के पर्दे पर, रंगमंच पर, इन सबकी आवाज़ अलग-अलग होती है। लेकिन आवाज़ का अलग होना अपनी जगह है, लेकिन आवाज़ जब शब्द के साथ रिश्ता बनाती है, जब ध्वनि के साथ में हमजोली करती है, तो दरअसल अपनी स्वयं की एक शैली गढ़ती है। इसलिए आवाज़ कैसी भी हो, आप उसको किस शैली में ढालते हैं, किस उच्चारण के साथ, किस भाव भंगिमा के साथ उसको ढालते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आवाज़ तो कुदरत की देन है। वो संपदा जो मिली है, वो कुदरत ने जो दी है, ईश्वर प्रदत्त जो आवाज़ होती है, वो अपनी जगह होती है। देखिए, ओम पुरी की आवाज़ अलग है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ अलग है, नसरुद्दीन शाह की आवाज़ अलग है और इन दिनों आप महाभारत अगर सुन रहे होंगे तो हरीश भिमानी जो मैं समय हूँ, समय को किरदार बनाकर जिस तरह से बोलते हैं, करते हैं, वो आवाज़ अलग है। सबकी आवाज़ें अलग हैं, लेकिन आप सबकी आवाज़ों को अलग-अलग करके बिना तुलना करते हुए अगर आप देखेंगे, तो हर आवाज़ में कुछ न कुछ खूबसूरती है। वो खूबसूरती दरअसल उसके बोलने की अदायगी की है, उसके उच्चारण की है। तो मुझे लगता है कि शायद हमें इस तरह से शब्द की और भाषा की और वाक्यों की और अपने पाठ के रियाज़ की शक्ल अख्तियार करनी चाहिए। मेरा इसमें एक सुझाव और है कि जब मैं
आपको ये कहता हूं कि अलग-अलग शब्द या अलग-अलग साहित्य, जिसमें कविता भी कह लीजिए, व्यंग्य कह लीजिए, निबंध कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, उपन्यास कह लीजिए, और इन सबको मिलाकर हम नाटक को भी अगर कह देते हैं। तो अ, इसमें आप ये देखेंगे कि हर किरदार के हिस्से में आए हुए संवाद अलग होते हैं, शब्द अलग होते हैं। अब जब इनको बरतने की बात आती है, तो हम फिर इस तरफ लौटते हैं कि ये शब्द कभी हमारे जीवन में आया है कि नहीं आया है। अगर वो शब्द हमारे जीवन से, हमारी स्मृति से, हमारे व्यवहार से अगर टकराया नहीं है, तो माफ कीजिएगा, आपकी जुबान पर भी वो ठीक ढंग से नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, और इस वाक्य को नोट कर लीजिए, कि जीवन में अगर आपके शब्द ठीक से नहीं आया है, तो आपकी जुबान पर भी वो ठीक से नहीं आएगा। जीवन में अगर देखिए, इसका मतलब जीवन में आने से मतलब है कि दरअसल यदि वो आपके एहसास का, आपकी स्मृति का, आपके व्यवहार का कहीं हिस्सा नहीं बना है, आपके भाव का हिस्सा अगर वो शब्द नहीं बना है, तो आपकी जुबान पर भी और आपके अभिनय में भी वो ठीक ढंग से नहीं आ पाएगा। इसलिए अलग-अलग, देखिए 9 रस, आप जानती हैं कि हमारे यहाँ 9 रसों की परिकल्पना की गई है, और ये 9 रस, हर रस अपने साथ एक अलग भाव लिया होता है, और अब हर रस का एक स्थायी भाव भी हमारे यहाँ दिया ही गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि दरअसल हमारे यहाँ शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव को निर्वेद कहा जाता है। मतलब शांत रस का स्थायी भाव अगर निर्वेद है, तो इसका मतलब ये होता है कि निर्वेद मतलब परम 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 शांति का भाव आपके भीतर उपज रहा है कि नहीं उपज रहा है। अगर शांत रस के साथ में कोई भक्ति का संगीत आप सुनते हैं, तो भक्ति का संगीत आपने शब्द के साथ सुन लिया, लेकिन वो शब्द आपके पास जो ठहर जाएगा, वो ध्वनि के रूप में ठहर जाएगा। तो वो जो अंतर्ध्वनि है, जो आपके भीतर आपकी चेतना के साथ रिश्ता बनाती है, दरअसल वही निर्वेद के रूप में आपके साथ शांत भाव के साथ जुड़कर रह जाती है। नरेश सक्सेना जी एक बड़े हिंदी के बहुत ही लोकप्रिय कवि हैं, और वो अपनी एक कविता में कहते हैं कि बच्चा लोरी नहीं, संगीत समझता है। फिर से सुनिएगा, बच्चा लोरी नहीं, संगीत समझता है। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि माँ जो है वो बच्चे को लोरी गा के सुना रही है। अब माँ तो अपनी स्मृतियों में बच्चे की सारी अ बलैया लेते हुए और उसकी कल्पनाओं को गा रही है। अब यदि वो अबोध बच्चा उस लोरी में जो कविता है उसको नहीं समझ रहा है, उन शब्दों को नहीं समझता बच्चा, लेकिन फिर भी बच्चा लोरी को सुनते-सुनते सो जाता है। तो बच्चा जो है वो शब्दों को समझा नहीं, कविता को समझा नहीं, कविता के अर्थ को भी वैसे नहीं समझा जैसे कि हम समझदारी में समझ लिया करते हैं। लेकिन उसके बाद भी बच्चा लोरी को सुनते-सुनते सो जाता है। तो उसको सुलाने वाला जो तत्व है, उसको सुलाने वाला जो रसायन है, वो जो रहस्य है, वो है क्या? दरअसल वो ध्वनि की ताकत है। उस लोरी का कंपोज़िशन ऐसा है, शब्द का, ध्वनि का, धुन का, कि जो ऊर्जा के रूप में उस बच्चे के पास थपकियाँ देते-देते पहुँचता है, उसकी बॉडी में पहुँचता है, और उसकी बॉडी में एक ऐसा असर करता है उसके शरीर में कि बच्चा सो जाता है। तो आप ये देखिए कि दरअसल असरकारक तत्व क्या है? ध्वनि है। तो आप भी दरअसल इस बात को बहुत गहराई से समझिए कि आप इन सब चीज़ों को समझकर दरअसल जब शब्द का उच्चारण करेंगे, जब इस भाव को आप समझेंगे, जब इन तमाम 9 रसों को समझेंगे, इस पूरे महाभाव को जब आप जीवन के समझना शुरू करेंगे, और उसके साथ जब आप भाषा का अभ्यास करेंगे, शब्द का अभ्यास करेंगे, साहित्य का अभ्यास करेंगे, चाहे वो कविता की शक्ल में आ रहा हो, चाहे वो कहानी की शक्ल में आ रहा हो, चाहे वो व्यंग्य और उपन्यास की शक्ल में आ रहा हो, तब आपका अभ्यास आपकी चेतना से जुड़ेगा, और आप अपनी अभिव्यक्ति में एक पूरे आत्मविश्वास के साथ में उतरेंगे। इसलिए अलग-अलग किस्मों के साहित्य को पढ़ना ज़रूरी है। आप परहेज़ मत कीजिए, आपकी प्रिय विधा हो सकती है कविता, लेकिन आप कहानी भी पढ़िए, आप नाटक भी पढ़िए,
आप व्यंग भी पढ़िए, आप अखबार में छपने वाली खबर को भी पढ़िए, आप बच्चों की कविता भी पढ़िए, आप रामचरितमानस भी पढ़िए, आप संस्कृत भी पढ़िए, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण भी आपको ठीक ढंग से करते आना चाहिए। तो दरअसल इन सारी चीज़ों के अभ्यास के साथ आप दरअसल करेंगे क्या? आप इन सारी चीज़ों के अभ्यास के साथ अपने अवचेतन में दरअसल एक भाव संसार को संचित करेंगे और जब ये संचित हो जाएगा, तब आपके उच्चारण शुद्ध होंगे। आप एक शुद्ध उच्चारण के साथ जब कोई बात को कहेंगे, आप देखिए जब आप बहुत तैश में आते हैं, तो आपको अचानक लगेगा कि यार आप जब तैश में आके बात कर रहे थे, तो आपके वाक्य बिल्कुल एकदम इतनी फ्लुएंसी में निकल रहे थे। आप बहुत गुस्से में होते हैं या जब आप अपनी बात मनवाना ही चाहते हैं किसी से, तो आप देखिए कि आपकी अभिव्यक्ति की तासीर कुछ अलग हो जाया करती है, क्योंकि आप पूरे भीतर तक भरे हुए हैं। तो आप शब्दों के साथ भी, भाषा के साथ भी, इसी भीतर से जुड़कर पूरी तरह से आसक्त होकर दरअसल इसके साथ जुड़ जाइए। आप जब अलग-अलग किस्मों के इस तरह के साहित्य को पढ़ेंगे, तो अलग-अलग किस्मों के शब्द आपके पास आएँगे। ये नए-नए शब्दों से के साथ जो आपकी सोहबत होगी ना, ये नए शब्दों की सोहबत आपकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आपके नए-नए भावों के साथ भी सोहबत का एक पूरा का पूरा आपका आपकी सोहबत को व्यापक बनाते जाएगी। इसलिए आप बोलकर पढ़िए, किसी भी चीज़ को बोलकर पढ़ना ज़रूरी है। एक एक यदि आपको रंगमंच के साथ रिश्ता बनाना है, रंगमंच को करियर बनाना है, रंगमंच को यदि आप निजी शौक के तौर पर भी देखना चाहते हैं, तो दरअसल आपको बोलने की जो कला है, वो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए और बोलने की कला में शब्द के उच्चारण की बात आती है, तो आपको विविध किस्म के साहित्य को पढ़ना चाहिए और बोलकर पढ़िए और आपको एक और मैं बड़ी कीमती सलाह देता हूँ, जिसे मैंने स्वयं बहुत अपनाया। हालाँकि मेरा बहुत रंगमंच से ऐसा सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जीवन के रंगमंच से तो मेरा भी रिश्ता है ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुद्ध बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले, जिनकी आवाज़, जिनका बोलना, जिनको सुनना आपको प्रीतिकर लगता है, अच्छा लगता है, बार-बार उनके पास जाइए। अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं होंगे, जब अब तक आपने बहुत सारा नहीं सुना होगा, तब तक आप बहुत सारा अच्छा बोल भी नहीं पाएँगे। इसलिए बड़े-बड़े उस्ताद जो संगीतकार होते हैं, गुरु होते हैं, वे हमेशा अपने शिष्यों को कहते हैं कि पहले बहुत सारा सुनो, किस्म-किस्म का सुनो। इसलिए जब आप बोलने की कला के साथ रंगमंच के उस दायरे में अपना जीवन गुज़ारना चाहते हैं, उसके साथ वक़्त गुज़ारना चाहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति का एक पूरा का पूरा पैमाना अगर आप गढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। आप रेडियो बहुत सुनिए, नाटक बहुत देखिए, खूब सारे व्याख्यान सुनने की ज़रूरत है, बहुत सारे भाषण सुनने की ज़रूरत है आपको। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जो अच्छा लगता है वो तो सुनिए ही सुनिए, लेकिन जो आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं लगता उसको भी सुनना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि रंगमंच की परिभाषा तो अपार है। रंगमंच पर जब आप जाएँगे तो आपको दरअसल जीवन की किसी भी चीज़ से आपकी टकराहट हो सकती है। तो दरअसल जो भी आप सुनेंगे, वो सुनना आपके भीतर रह ही जाता है। आप किसी भी चीज़ को जब बहुत चौकस होकर सुनते हैं, तो वो शब्द आपके भीतर रह जाता है और वो शब्द जो रह जाता है, वो कभी न कभी आपके मानस में बजता ज़रूर है। क्या आपने बहुत गौर किया है कि जब आप रात को सोते हैं, सिरहाने पे जैसे आप सिर रखते हैं, तो आपको बहुत सारी बातें दिन भर की याद आती है। वो जो चीज़ याद आती है, वो कैसे याद आती है आपको? सिर्फ़ आपको आपके अवचेतन में उसका चित्र ही घटित नहीं होता, आपको कुछ आवाज़ें भी आती हैं। कुछ बजता भी है दरअसल आपके भीतर। वो बजता क्या है? दरअसल वो आपके भीतर रह गई ध्वनि है, एहसास के साथ रह गई ध्वनि ही होती है। तो जितना आप अच्छा सुनेंगे, जितना बोल-बोल कर आप पढ़ेंगे, उतना ही दरअसल आपका भाषा के साथ में एक शुद्ध बर्ताव होगा और आपके पास में वैसी शुद्ध उच्चारण का एक संस्कार, एक चरित्र आपके भीतर आप गढ़ता हुआ देख पाएँगे।
और भी बातें निकल सकती हैं, बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। मैं श्रुति और स्मृति की परंपरा पर भी बातचीत करना चाहता था, और उसको भी शायद हम बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपने कहा था कि हम शब्दों को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए क्या करें, तो मुझे लगता है कि शायद ये मुझे लगा कि इस तरह का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, बिल्कुल। कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। यदि आपको रंगमंच पर खड़े होते समय किसी चीज़ की दिक्कत होती है या अ, आपके अंदर वो शब्द है लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं, यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो आप वो भी बात कर सकते हैं। हाँ, बोलो आदित्य। नमस्कार सर, नमस्ते, मेरा नमस्ते। नाम आदित्य है। बेटा नमस्कार नहीं बोलते, नमस्कार बोलते हैं, है ना? फिर से बोलो, नमस नमस्कार। नमस्कार। नहीं बेटा, श बोला आपने, न, है ना? आप कहीं लिखा नमस्कार। हुआ देखेंगे, आप कहीं लिखा हुआ देखेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि जी, वहाँ पे शक्कर का श इस्तेमाल नहीं किया गया है। नमस्कार, आधा स है, सड़क वाला, है ना? तो फिर ओके से सर, बोलिए, नमस्कार। 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 वेरी गुड, आगे बढ़ो। जी सर, जी सर, हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जैसे कि हम मंच पे जब बोलते हैं अभिनय में, हमारा जो डायलॉग रहता है, जो संवाद रहता है, तो उसमें भारीपन आवाज में लाने के लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें या कौन सी ऐसी हम चीज करें जिससे हमारी आवाज में भारीपन आए और एक बोलने का प्रभाव अच्छा पड़े। जैसे कि किसी किसी की वाणी में हमें देखने को मिलता है सर कि मतलब एक भारीपन रहता है, और तो उसी प्रकार से हम जानना चाहते हैं सर कि मतलब आवाज में भारीपन लाने के लिए कौन सा ऐसा तरीका है या फिर एक्सरसाइज है जो हमें। तुम्हारी उम्र खरे जी क्या है बेटा? खरे जी की बात कर रही है सर। 22। हाँ, हाँ। लेकिन कई अच्छा, बार तुम ये 22। गॉड गिफ्ट होता है। देखिए अभी तुम्हारी 22 साल की उम्र है। तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि पहले तो पहले तुमसे अपनी ही बात करते हैं, है ना? खुद की तुम्हारी। तुम जब बहुत जी छोटे थे, तब तुम्हारी आवाज कैसी थी? बहुत छोटे थे बेटा, 3, 4, 5 साल के सर, जब होंगे, है ना? जब सर बस, तो हाँ पतली। हाँ, है ना? पतली आवाज थी तुम्हारी। फिर उसके बाद में जब तुम टीनेजर हुए, है ना? जब तुम इधर 14-15 साल के जब हुए होगे, तब तुम्हारी आवाज में अचानक, जिसको हमारे यहाँ हमारी लोक भाषा में हम लोग कहते हैं कि कंठ फूटना, है ना? कंठ कंठ फूटना कहते हैं कि अरे अब कंठ फूटा और अब तुम्हारी आवाज न पतली रही और ना भारी रही, लेकिन उसके बीच की हुई। ओके, तो को कंठ फूटना जी कहते सर। हैं कि अब तुम्हारी आवाज ने एक नई तासीर जो है अख्तियार करना शुरू किया है, तो उसको कंठ फूटना कहते हैं। अब उसके बाद में, अब जब तुम्हारा कंठ उसका जो है एक अलग तरह से तुम्हारा कंठ जब शक्ल लिया और अब तुम 22 साल के हो गए हो, अब तुम देखोगी 22 साल के बाद में जब तुम 20 जब तुम 30-35 साल के हो जाओगे, तब तुम्हारी आवाज कुछ थोड़ी सी और हो जाएगी, है ना? लेकिन जी फिर भी, सर। तो चलिए, एक तो क्या है कि हमारी उम्र के साथ, है ना, हमारी आयु के साथ भी दरअसल हमारे कंठ का जो है वो तासीर हमारी कंठ की विकास सर। बदलती रहती है ना? उसका विकास अलग अलग होता है, विकास कह सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं कि उसका उसमें इस तरह के बदलाव होते हैं, है ना? ठीक है। जी सर। लेकिन फिर भी, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहेंगे कि यदि मान लो, चलिए अभी आप 22 साल के हैं और अभी अ, जिस टोन से, जिस लेवल से, जिस जिस फ्रीक्वेंसी में तुम मुझसे बात कर रहे हो, है ना? ये बातचीत का आपका जो अभी लेवल है, जो है वो आपका अभी फिलहाल अलग है। लेकिन जैसे अगर आपको अभी कह दिया जाएगा कि आपको नाटक का ये किरदार मिला है, ये चरित्र मिला है और इसके साथ में तुमको ये कहना है। अब अगर वो मस्खरा है, तो तुमको जी सर। अपनी आवाज जो अभी जो तुम जिस तरह से बात कर रहे हो, उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। फिर यस उसमें सर। यदि मान लो तुमको कहा कि तुमको कोर्ट के बाहर जो है वो बोली लगाने वाला किरदार मिला है ना? कि जी फलाना मुजरिम हाजिर हो, है ना? अभी तो मैंने ऐसा कहा, लेकिन अगर तुमको कहा जाएगा कि इसको इसको बोलना है तुमको, तो तुम जाहिर है कि कुछ अलग अंदाज में बोलोगे, बोलोगे ना जी अलग सर। अंदाज में। और अगर जी तुमको सर। कह जाए कि नहीं, तुम हेडमास्टर बने हो, हेडमास्टर बने हो और अब हेडमास्टर जो है वो किस तरह से अपने स्कूल के बच्चों से या अपने शिक्षकों से बाकी से बात करता है, तो वो निश्चित जी रूप से सर। तुमको अलग करना पड़ेगा।
असल में मतलब जैसे इसमें सर मतलब बात में ठहराव लाने के लिए क्या कर सकते हैं कि मतलब शब्दों को हमें ऐसे रोक रोक के कि ठहराव आए कि वो डायलॉग का पूरा, उसके लिए सर हम कुछ जानना चाहते हाँ, हैं। निश्चित रूप से उसके लिए उसी के अभ्यास की बात है। जब आप जी जी सर। किसी बहुत अच्छे काबिल निर्देशक के पास जब आप स्पीच और लैंग्वेज की जब आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे, तो वो आपको दरअसल बहुत सारी ध्वनियों को सबसे पहले तो आपको उच्चारित करने का अभ्यास कराएंगे। मसलन सबसे पहले तो आप जोर से चिल्लाइए, है ना, जोर से हंसिए, जी ठीक है, जी आपको बहुत जोर से आसमान की तरफ देखकर आपको बहुत जोर से आवाज लगाना है, ठीक है। तो ये जो जी है, फिर उसके बाद में हो सकता है आपको खरज का अभ्यास भी आपको कराया जाए। तो खरज का अभ्यास होता है, तो जो स्वर हैं सारे गम पद निसा, जो संगीत के जो 7 स्वर हैं, जो तो जी सर। 7 स्वरों का अभ्यास केवल एक गायक बनने के लिए नहीं किया जाता। 7 स्वरों का अभ्यास जो है, उस सरगम का इस्तेमाल आपको रंगमंच के लिए भी कराया जाता है, ठीक है। कि जी सर। दरअसल आप मंद्र स्वर का मतलब होता है खरज का स्वर, है ना। तो मंद्र स्वर, जी उसके बाद में मध्य होता है, उसके बाद तार सप्तक होता है, और तार सप्तक से भी ऊंचा होता है, उसको कहते हैं अति तार सप्तक, ठीक जी है। सर। एक अति तार सप्तक भी होता है। मतलब चिल्लाने के बाद यदि मैं कहूं कि चिल्लाना और चीखना, तो चिल्लाना अलग चीज है, लेकिन चीखना एक अलग चीज है। तो जब चिल्लाना है वो तार सप्तक है, तो चीखना जो है अति तार सप्तक, ठीक है। जी सर। जी तो सर। आप तो आपको जब आप इसका विधिवत प्रशिक्षण लेंगे बेटा, तो इसके विधिवत प्रशिक्षण में आपको बकायदा क्रमबद्ध रूप से इस तरह से ध्वनियों के आरोह अवरोह का अभ्यास भी आपको सिखाया जाएगा और सिखाया जाता है। इसलिए अगर आपको बहुत ठहराव के साथ, बहुत गति के साथ, बहुत तेज गति के साथ और अति तेज गति के साथ में जब आपको अपना अभ्यास करना शुरू होगा या शुरू करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से खरज का स्वर सबसे पहले सीखना पड़ेगा, और खरज के स्वर के साथ लगातार आगे बढ़ता हुआ उत्तरोत्तर क्रम में जो स्वर कैसा जाता है। इसीलिए अलग अलग ध्वनियों की तासीर के हिसाब से अलग अलग अभ्यास के भी हमारे यहाँ पूरे चरण होते हैं, ठीक है। और जी उसके सर। साथ जब आप जुड़ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी आपको कहा कि ध्वनि का सबसे पहले आपके पास अभ्यास होना जरूरी है। अगर आप ध्वनियों को ठीक ढंग से आपके कंठ में और आपकी चेतना में रचाना बसाना सीख जाएंगे, तो शब्द के साथ अपने आप आ जाएगा, ठीक है जी ना। सर। जैसे ठीक है सर। आप ये कल्पना करिए कि जब ऊंचे टीले पर बैठकर सबसे पहले हमारे एक आदिम आदिम मनुष्य ने जब बहुत दूर तक गांव जी वाले लोगों को पुकारा होगा, ऊंचे टीले पे खड़ा, कल्पना कर लीजिए कि आज से हजारों साल पहले जब पहली बार जब गांव वालों को और अपने कबीले के लोगों को पुकारा होगा, तो ऊपर टीले पे जाकर उसने क्या कहा होगा? उसने ऐसा कहा होगा, अरे आओ पास आ जाओ, सब लोग आओ, ऐसा कहा होगा क्या? नहीं जोर से चिल्लाया होगा। है ना, उससे जोर से चिल्लाया होगा। जी जी सर। तो उसने जब जोर से चिल्लाकर कहा होगा, तो दरअसल उसने एक ताकत लगाई होगी। उसने खुद अपने आप में सोचा होगा कि दरअसल मैं यदि बहुत धीमी गति से बोलूंगा तो इन तक नहीं पहुंचेगी मेरी आवाज। तो यस उसने सर। ध्वनि के संकेतों का इस्तेमाल किया और हिसाब से बुलाया। तो आप जो कह रहे हैं कि मैं ठहराव कैसा लाऊं, है ना, डायलॉग में जी ठहर ठहर कर कैसा बोलूं, तो मैं इसके साथ जोड़कर ये भी कहना चाहूंगा कि ठहर कर ही नहीं, बल्कि तेज गति के साथ भी, और आवाज को मॉड्यूलेट करके, मतलब कि इसके ऊपर उतार चढ़ाव के साथ जब आप इस्तेमाल करना जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको सबसे पहले इनका ध्वनियों के उच्चारण को ठीक से आपको बरतते आना चाहिए। आप सबसे पहले तुम्हारी वर्णमाला में जो है ना, अनार का, आम का, इमली का, यह है आपको, आपने जी कभी सर। पढ़ा है? ठीक जी है। सर। आप जी सबसे सर। पहले हमारी हमारी जो वर्णमाला है ना, उस वर्णमाला जी में पहले हमारे आप सबसे पहले इनको पहले पढ़ना शुरू करिए। आपको खुद जी सर। लगेगा कि क्या आपने जो है वो अंगूर का जब बोला, तो आप कितनी शुद्धता के साथ में आपने अंगूर बोला। वही आपको मैं पहले कह रहा था ना कि आप जब माँ बोलेंगे, तो यूं साधारण आप माँ बोल देंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप ठीक से बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? माँ बोलेंगे, जिसमें न का हल्का यस। सा उच्चारण आधा होता हुआ, और फिर आप माँ बोलेंगे। तो इसी तरह से आपको भी जो आप जो कह रहे हैं कि आप जो भारी आवाज की जो बात कर रहे थे ना, तो भारी आवाज आपकी जी सर। खरज के स्वर के रियाज के साथ धीरे धीरे भारी आवाज आपकी शुरू होगी, और फिर उम्र के साथ भी आपकी भारी आवाज शुरू होगी, ठीक है। और तीसरी जी बात सर। जो बहुत ही नेचुरल होती है, बहुत नेचुरल होती है,
कि दरअसल आपको ईश्वर ने आवाज कैसी दी। जी अगर सर। आपकी आवाज कुदरती आपकी आवाज अगर मान लो पतला गला आपको मिला है, आपकी आवाज पतली है, तो आप जो है अमिताभ बच्चन की तरह और हरीश भिमानी की तरह खरज की आवाज में नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। जी तो सर। आपको जो आवाज मिली है, उस आवाज को एक अच्छी शैली में डालकर उसको भी शुद्ध उच्चारण के साथ आप खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसलिए आप ओके वर्णमाला सर। के जो हमारे वर्ण हैं, इनको बेटा बहुत उच्चारण इनका शुद्ध करना शुरू करो। और ध्वनियों जी का सर। जैसे मैंने आपको बताया कि खरज के स्वर हैं, उसके बाद मंद्र स्वर है, उसके बाद मध्य, और उसके बाद में तार और अति तार सप्तक। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके थैंक यू सर। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि खरज का जो रहता है वो कई बार आवाज में रहता है। आप जैसे मैं कल भी ये बात करने वाली थी, लेकिन मैं रुक गई। बहुत से अभी के रंगकर्मियों को एक बहुत खराब गलतफहमी है कि सिगरेट पी लीजिए तो सिगरेट पीने से आवाज जो है वो भारी हो जाएगी, खरज वाली हो जाएगी, या जो हमिंग वाली जो साउंड होता है वैसा आने लग जाएगा। जो सर कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज के साथ एक शैली ढाल सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते। आपने बचपन से बहुत आवाज दबा के बात करी होगी, बहुत मीठी बात करी होगी, तो एकदम से आपकी आवाज नहीं फट सकती। उसके लिए आपको रोज जी सुबह मैम। उठ के खाली गले से अभ्यास करना होगा, खरज का, पेट से बोलने का अभ्यास करना होगा, तब के जाके आपकी आवाज में वो हमिंग आएगी। ओके मैम। देखिए, इसमें जो गीतांजलि जी ने आपको कहा बेटा, वो बिल्कुल ठीक कहा। जी और जी हम सर। भी उसके आसपास ही कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। इसमें जो अभी जी मैडम ने जो बात कही, उसको थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करना चाहूंगा जी कि सर। देखिए, हमारे यहाँ जो योगाभ्यास जो है ना, तो योगाभ्यास में हमारे यहाँ जो नाद का जो अभ्यास है ना, नाद का मतलब ध्वनि का अभ्यास कहते हैं, है ना। तो आप ये जी सर। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि दरअसल हमारी जो ध्वनि का रिश्ता है वो नाभि से चलता है और हमारे कंठ तक जाता है ना, ठीक है ना। जी सर। नाभि से उठ के कंठ तक जाता है और फिर हमारे श्वास तंत्र के साथ में वो रिश्ता बनाता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं भी उसमें काम करती हैं स्मृति के रूप में, लेकिन मोटे तौर पर आपको जो नाभि है हमारी, तो जो पेट जो है हमारा, है ना, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे और जब आप किसी गुणीजन के साथ, है ना, जब किसी अच्छे जानकार व्यक्ति के पास जाकर जब आप इसके अभ्यास की शुरुआत करेंगे, या हमारे सुझाव जी पर सर। भी आप शुरू करते, जैसा कि आपको खरज के सुर का उन्होंने बताया है, तो दरअसल जी सर। आपको सबसे पहले आपके श्वास तंत्र को ठीक रखना बहुत जरूरी है ना, है ना। श्वास यस तंत्र सर। हमारा जो है ना, हमारा मतलब नाक कान गला, ठीक है ना। कान का मैंने बताया था कि आपको सुनते अच्छा आना चाहिए, तो आपको आपका श्रुति की जो आपकी जो धारिता है, जो ग्रहण की क्षमता है, वो आपकी कैसी होनी चाहिए, अच्छे संस्कार कान के आपके होना चाहिए, है ना। और उसके यस बाद सर, में इन बातों गले, को हम अपनी दिनचर्या में उतारेंगे जरूर सर। देखिए, अभी तुम हाँ बात कर रहे हो ना आदित्य, अभी कितनी दबा-दबा के, हाँ सर, हम ना दिनचर्या में उसको उतारेंगे। तो हाँ आपको यहाँ से कंठ खुद को खोलना होगा। ठीक है? हमारे यस पास मैम। 3 मिनट बचे हैं सर। हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको इन 3 मिनट में जो है वो एक जयशंकर प्रसाद की बहुत ही स्कंदगुप्त नाटक में इस्तेमाल होने वाला एक प्रयाण गीत है, ठीक है। अब ये प्रयाण गीत है और इसके शब्द कैसे इस्तेमाल किए हैं। जाहिर है कि जो है वो ये प्रयाण गीत है और ओज जगाने वाला गीत है, और स्कंदगुप्त में इसका इस्तेमाल हुआ है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, इसी से हम लोग समापन भी करेंगे। आप ये देखिए कि इसको जब मैं बोलूंगा तो इसमें शब्दों के उच्चारण पर आप गौर करिएगा। ठीक है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाह से, सपूत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। अब देखिए, ये जो शब्द हैं, ये शब्द ऐसे जी हैं सर।
जो कि बहुत ही वैसे हम जो कविताएं पढ़ते हैं, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो, वैसी नहीं है ना। जी इस जी कविता सर। में जयशंकर प्रसाद ने इसको प्रयाण गीत के रूप में इस्तेमाल किया है, और इसमें जो ओज है, इसमें जो गतिमयता है और जो आह्वान है ना, आगे बढ़ने का जो आह्वान है। अब यदि इन शब्दों को ठीक से आप यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं, और यदि मान लो हो सकता है कि आपको यदि मान लो ये किरदार मिल ही जाए इस नाटक में करने का, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी इच्छा होते हुए भी आपको निर्देशक बोलेगा आप इससे योग्य नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। तो सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने अपना इतना समय निकाला और बच्चों को इतना सब कुछ सिखाया, उसके लिए हम और हमारे सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि पतंजलि जी, आप इसी तरह भविष्य में भी हमारे साथ जुड़े रहें, और कभी हमें कोई दिक्कत होती है या किसी तरह से हमें आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको बाकायदा बुलाएँगे। हाँ वो ठीक है, लेकिन आज ये बिल्कुल मैं ज्यादातर तो वन साइडेड रहा, और जो और भी बैठे थे वो लोग भी अगर कोई इस तरह की बात करते, तो क्या होता है कि बातचीत से और प्रश्न से नए उत्तर की तलाश होती है। तो जी। हम कभी भी जब ये आपकी सारी अलग अलग विषयों की हो जाएगी, और उसके बाद यदि बच्चे चाहेंगे, तो हो सकता है कि हम किसी दिन और इस तरह से फिर लाइन पर आएं,